हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन क्लास 11th ज्योग्राफी। तो जैसा कि हमारी जो क्लास 11th की सीरीज है, हम बात करें ज्योग्राफी की, उसमें दो बुकें हैं, सबको पता है, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये क्लास 11th का जो कोर्स है कंटिन्यू रहेगा पूरी बुक होने तक। भले ही जो फ्रीक्वेंसी है वीडियो डालने की वो कम हो जाए, अभी फ्रीक्वेंसी इसलिए ज़्यादा है, मतलब हर दिन वीडियो डल रही है, क्योंकि आपके पेपर है ज्योग्राफी का 15 दिसंबर को, है ना। 15 दिसंबर अगर हम बात करें तो ठीक है। तो 15 दिसंबर को आपका पेपर है, तो इसलिए क्या है कि बहुत तेजी से वीडियो आ रही है। अदरवाइज जो होता है वो टाइम लगता है वीडियोज आने में, है ना, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। तो आपका क्या हो गया है कि चैप्टर नंबर 1 और 3 हो चुका है किसका, फिजिकल एनवायरनमेंट का। फिजिकल एनवायरनमेंट का जो आपका सिलेबस था, तो मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुकी है ना। चैप्टर 1 था इंडिया लोकेशन एंड 3 था ड्रेनेज सिस्टम। और हम बात करें तो अगर फिजिकल ज्योग्राफी की, तो इसमें से भी आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, कौन सा है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो अब चैप्टर नंबर 3 है, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो शुरू होने वाला है। अभी हो जाएगा, आज शुरू हो जाएगा, और हो सकता है आज ही खत्म हो जाए। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कंप्लीट कर देंगे इसे। ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई जो इंटीरियर है अर्थ का, वो किस तरीके से डिजाइन हुआ है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो चलती रहती हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। तो इन दो चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा। और अगर देखते हो, अगर फॉलो करते हो इस सीरीज़ को, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो भी आपके 11th क्लास में है और पेपर देने वाले हैं। और हमने जो सोचा है वो अभी ये सोचा है कि भाई जो पॉलिटिकल साइंस है उसका भी पेपर आपका, अगर मेरे को सही याद है तो 1 दिसंबर को है। तो इसकी ऑलरेडी आपको क्या है, डल रखी है, वीडियोज डल रखी हैं, बस आपको क्या है एमसीक्यूज कराने हैं। तो हो सकता है कि इस वीडियो के बाद पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू है, एंड देन ज्योग्राफी तो चलती रहेगी, साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी हम सोचते हैं कि कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि भाई दोनों चीज़ें करानी है, इसलिए मैं अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ। जब शुरू करूँगा तो दोनों साथ में चलती रहेंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब शुरू कर लेते हैं चैप्टर को। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, अब देखो होता क्या है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है ये क्या है, बहुत ही ज्यादा वेरी करता रहता है। फॉर एग्जांपल हमें पता कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, क्योंकि हम में से बहुत से ज्यादा लोग अंदर तक पहुंचे नहीं है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमने कवर किया है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, वो है 12 किलोमीटर, मतलब 7.6 माइल्स बोल लो, ठीक है। तो इतना ही तो कवर किया है बस। लेकिन हमें इतना अंदर का कैसे पता है कि जो कोर है उसमें ये मटेरियल है, कोर की जो टेम्परेचर है वो ये है, प्रेशर ये है, तो हमें इतना सब कुछ कैसे पता है? बिकॉज ऑफ द इनडायरेक्ट एविडेंसेस। जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मीटियोर्स, ठीक है, अर्थक्वेक जो आते हैं, वोल्केनोज वगैरह, सब मटेरियल के अंदर से ही तो आ रहा है। तो हम इस जगह से क्या कर सकते हैं, हम पता लगा लेते हैं, किससे, इनडायरेक्ट एविडेंसेस से, ठीक है, क्योंकि कोई तो पहुंच नहीं पाया अभी तक इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, तो इसीलिए। अब नेक्स्ट चीज आती है, द कन्फिग्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो देखो जो सरफेस है, फॉर एग्जांपल जो माउंटेन ओरिजिनेट हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस से, ठीक है। एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, ठीक है, जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सारी चलती रहती हैं टू कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप, कि भाई किस हिसाब से जो लैंडस्केप है वो चलता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, रिवर का फ्लो होना क्या है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है, ठीक है। रिवर का फ्लो होना क्या है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है। लेकिन उससे क्या होता है, जो हमारा सरफेस है वो कॉन्स्टेंटली शेप बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल वी शेप्ड वैली बनना, ठीक है, गॉर्जेस बनना, तो ये सब क्या है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस। एंड एंडोजेनिक में क्या हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, मूव करना, ये सब कुछ, तो ये उसका पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें उसमें है, तो यही चीज चलती रहेंगी कंटिन्यूसली, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आएगा। तो एक्सोजेनिक जो ऊपर चल रही है, एंडोजेनिक जो नीचे चल रही है, लेकिन हो क्या रहा है, दोनों क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो कि अर्थ कैसे शेक करता है, एक सुनामी वेव कैसे आती है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ना पड़ेगा, जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, कि भाई क्या सोर्सेज हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के हमारे पास, तो क्या क्या सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, डायरेक्ट सोर्सेज की। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा सोर्सेज है, सबसे ज्यादा नॉलेज हमें मिली है, वो किससे मिली है, इनडायरेक्ट सोर्सेज से, ना कि डायरेक्ट सोर्सेज से, बिकॉज डायरेक्ट सोर्सेज आर वेरी मच रेयर, ठीक है। और एक और चीज जो मैंने मेंशन नहीं की हुई है कि रेडियस जो होता है अर्थ का वो कितना है, हम बता देते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ, वरना बोला कि भाई बताया नहीं पेपर में आ गया, तो 6370 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब बात करें अगर हम डायरेक्ट सोर्सेज की, तो डायरेक्ट सोर्सेज क्या है, जो क्या है इजिली अवेलेबल होते हैं सॉलिड अर्थ पे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें सरफेस रॉक और रॉक जो हमें माइनिंग से मिलते हैं,
तो दीज आर द डायरेक्ट सोर्सेज, एंड ये हम बात करें तो यही एक दो सोर्सेज हैं जो हमें मिलते हैं डायरेक्ट, और इससे ज़्यादा कोई और ज़्यादा डायरेक्ट सोर्स है नहीं, ठीक है। अब माइनिंग एरिया भी क्या है, हम ज़्यादा ज़्यादा माइन भी तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ तो कि 1 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है जब हम कितना अंदर जाते हैं, 36 मीटर। ये थोड़ा सा एक फिगर है जो आपकी बुक में नहीं है और शायद 12th में भी ना आए, तो इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो 36 मीटर में कम होता है, और ये जो फिगर है चेंज होता रहता है जैसे जैसे अंदर जाओगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी एक वेरिंग फिगर था जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो इसलिए हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा हम अंदर माइनिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उनको तो चुल है ना, मतलब वो तो थोड़े से रहते हैं कि भाई नहीं, हम तो करके दिखाएंगे, हम तो अंदर पहुंच के दिखाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मेजर प्रोजेक्ट हैं जो क्या कर रखे हैं, उन्होंने चला रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। और जो डीपेस्ट ड्रिल है वो कहाँ पर है, कोला इन आर्टिक ओशन। अब सोचो आर्टिक ओशन इतना ठंडा है तब जाके कि कितना हम खोद पाए, सिर्फ 12 किलोमीटर, एंड इन माइल्स 7.6 माइल्स, ठीक है। अब जो तीसरा हम बात करें डायरेक्ट सोर्स है वो क्या है, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन जो लावा है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, विद इन द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। अब बात करें अगर एग्जैक्टली तो मेंटल से, 3 लेयर्स होती हैं वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन जो लावा होता है वो कहाँ से आता है, मेंटल से आता है, कहीं और से नहीं आता है। तो मेंटल क्या करता है, लावा प्रोड्यूस करता है। सो वोल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि जो मोल्टन मैग्मा है वो कहाँ से मिलता है हमें, सरफेस ऑफ द अर्थ पे कैसे आता है, विद इन द अर्थ से, मतलब हम बात करें अर्थ के अंदर से। अब बात करें अगर हम इनडायरेक्ट सोर्सेज की, सो देयर आर सो मेनी इनडायरेक्ट सोर्सेज जो कि हमें अभी तक मिले हैं, ठीक है, क्या हमें अभी तक मिले हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता रहता है जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डिग इनटू द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते हैं, ये बात याद रखना। और जो है एस्टिमेट्स हैं वो हमने सिर्फ इसी 12 किलोमीटर के अंदर अंदर किया है कि भाई इतना नीचे जाएंगे तो इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, इतना प्रेशर होगा, तो उस हिसाब से हमने इतने से ही पता लगा लिया कि भाई ये हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल हम बात करें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में चेंज भी हो जाए। सो मोर ओवर इट इज ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेज विद द डेप्थ। तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो हमें ये भी पता है कि जो डेंसिटी है मटेरियल की वो चेंज हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे क्या है, डेंसिटी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो एक और सोर्स है किसका, मतलब इनडायरेक्ट सोर्स हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, वो है मीटियोर्स। अब बोलोगे भाई मीटियोर्स कैसे एक इनडायरेक्ट सोर्स है, बिकॉज मीटियोर क्या है, उसी मटेरियल से बना है जिससे क्या बना है, अर्थ बना है। बिकॉज हम बात करें, अगर आपने सेकंड चैप्टर देखा हो, बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ, जब हम अर्थ पढ़ रहे थे, ऑरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे और यूनिवर्स पढ़ रहे थे, तो हमने एक वीडियो दिखाई थी आपको, लैपलेस थ्योरी, जिसमें कि बहुत सारे एस्ट्रॉयड जुड़ के क्या बना रहे थे, बहुत बड़ी एक, हम बात करें एक सेलेस्टियल बॉडी बना रहे थे, जिसमें एक, उसमें से ही एक अर्थ भी था ना, जो उन्होंने समझाने की कोशिश की। यही तो कि बहुत सारे ऐसे, और जो एस्ट्रॉयड अभी घूम रहे हैं हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट में, वो हैं जो कि जुड़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब मीटियोर्स जो आते हैं अर्थ के सरफेस पे, हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि मटेरियल क्या है, सेम है। तो however it may be noted that the material that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth। लेकिन हाँ क्या है, एक चीज़ तो जाहिर है ना कि जो मटेरियल है वो अर्थ के अंदर से नहीं आया है। भले ही हम सोचते हैं कि मेटियोर और जो अर्थ का मटेरियल जिससे वो बने वो सेम है, बट क्या है, बहुत डिफरेंस है। अब फॉर योर जनरल नॉलेज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मीटियोर्स, मीटियोराइट एंड मीटियोराइट, तीनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता दूं। तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं बट हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो मीटियोर, मीटियोराइड एंड मीटियोराइट। तो मीटियोराइट आर दोज जो कि अर्थ के सरफेस पे टकरा जाते हैं। चेक करके बता देना अगर मैं गलत हूँ तो। अब मैं मीटियोरॉइड की बात करूँ तो वो होते हैं आउटसाइड द एटमोसफेयर, जो एटमोसफेयर में होते ही नहीं है हमारे, मतलब स्पेस में होते हैं। जो मैं बात करूँ मीटियोर की, मीटियोर्स आर दोज हु आर इन द एटमोसफेयर, जो एटमोसफेयर में है, ठीक है, जो एंटर कर जाते हैं बट अर्थ तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में फर्क था। अब बात करें अगर हम दूसरे अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज की, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। अब देखो ग्रेविटेशन या मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी वो कैसे हमें पता करवाती है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, वो कुछ देखते हैं इस तरीके से। जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सेम नहीं होती, सेम नहीं होती क्या, डिफरेंट लेटीट्यूड्स पर भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अर्थ ये है,
तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर वो क्या होगी, यहाँ पे नहीं होगी, अलग अलग होगी दोनों जगह पे क्या फोर्सेस। क्यों होगी, क्योंकि जो अर्थ है, क्योंकि जो अर्थ है वो क्या है, बल्ज है एट द सेंटर में, मतलब वो एक अंडे की तरह है। ये हमें पता चला कैसे, क्योंकि जो यहाँ पे है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वो यहाँ पर नहीं है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेंटर से कम है, यहाँ पे क्या है ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2 अपॉन में d²। तो d क्या है, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द ये जो भी यहाँ पे बॉडी होगी उसके बीच में, ठीक है। तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और ये जहाँ पे ये कम होगा वहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो पोल्स पे क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है देन इक्वेटर के। तो ये हमें पता चला इस चीज़ से, ठीक है। तो जी भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, किसकी, अब देखो इसी चीज़ को अगर मैं बात करूँ, थोड़ा पहले चला गया मैं, द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस बाय मैनी अदर फैक्टर्स। तो जो ग्रेविटी की जो रीडिंग है वो अलग अलग आती है। फॉर एग्जांपल हर जगह पे, मून पे अलग है, अर्थ पे अलग है, किसी और प्लेनेट पे अलग होगी, अर्थ में ही कुछ जगह है जहाँ पे अलग अलग है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो जो डिफरेंस है रीडिंग में, दिस रीडिंग डिफरेंस इज नोन एज ग्रेविटी एनोमैली। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एनोमैली। तो दिस रीडिंग डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ग्रेविटी एनोमली होता क्या है ना, कि ये हमें बताता है कि अर्थ के अंदर का मटेरियल कैसा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यूज कर सकते हैं। अब बात आती है किसकी, मैग्नेटिक सर्वे की। किसकी आती है बात, मैग्नेटिक सर्वे की, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रिस्टल पोर्शन एंड दस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। तो मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो भी क्या करता है, हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, कि डिस्ट्रीब्यूशन बताने में, तो किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है क्रिस्टल पोर्शन में या फिर उस पार्ट में स्पेसिफिकली, ठीक है। तो वो हमें मदद कौन करता है, मैग्नेटिक सर्वे, या हम बात करें मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, वो पता करने में। अब बात आती है सिस्मिक एक्टिविटी की। तो सिस्मिक एक्टिविटीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑल्सो, सिस्मिक एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो, क्योंकि सिस्मिक एक्टिविटी हम किससे रिकॉर्ड करते हैं, कुछ अर्थक्वेक वेव से। अर्थक्वेक वेव बोले तो बॉडी वेव एंड सरफेस वेव, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, सरफेस वेव। अब बॉडी वेव जो है वो बॉडी पे होती हैं, सरफेस वेव सरफेस पे मूव करती हैं। इसी के बहुत सारे पार्ट होते हैं। बॉडी वेव की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी एंड, सॉरी बॉडी वेव की बात कर रहा हूँ ना, तो बॉडी प्राइमरी एंड सरफेस वेव में टूट जाती है। अब कुछ है जो कि सॉलिड में सिर्फ मूव करती है, और इनमें से एक है जो क्या करती है, तीनों में मूव करती है। तो उस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सा पार्ट सॉलिड है, कौन सा पार्ट लिक्विड या गैसियस फॉर्म में। तो हमें इस चीज से ही पता चलता है। तो सिस्मिक एक्टिविटी ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। अभी हमें पता चलेगा कैसे, जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अभी बात आती है अर्थक्वेक की, ठीक है। अर्थक्वेक की बात जब आएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे सिलेबस का, अगर मैं पेपर को कंसीडर करूं तो, ठीक है। अब अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए कि अर्थक्वेक क्या है, तो अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। जब अर्थ थोड़ा शेक करता है तो हम उसको कहते हैं क्या, अर्थक्वेक। सो इट इज अ नेचुरल इवेंट। ये क्या है, एक नेचुरल इवेंट है। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है तो हम बोलते हैं कि भाई अर्थ हिल रही है, और उसको हमने क्या बोल दिया, अर्थक्वेक, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, अर्थक्वेक। अब होता क्या उसके वजह से, इट जनरेट्स वेव्स डेट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। तो यही क्या है, ट्रेवल करती है हर डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, एंड अगर यहाँ पे रिलीज हुआ है एनर्जी का, तो ये हर डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, जो भी उसके पास होगा। तो उस तरीके से ये हर डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। अब वाई डज द अर्थ शेक। अब अर्थ जो है वो शेक क्यों करती है, वाई डज द अर्थ शेक। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसके पहले भैया नोट्स तो आए नहीं इसके, क्योंकि इसके नोट्स बनाने का फायदा नहीं था। आपको समझाना इज द मेन थिंग, नोट्स जरूरी नहीं है, आपको समझाना इज द मेन प्रायोरिटी बेसिकली। तो होता क्या है, हमें पता है कि रिलीज ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट क्रिएट्स अर्थक्वेक। हमें ये पता है कि जैसे ही एक रिलीज होगा एनर्जी फॉल्ट पे, पता है ना, क्रैक जो अर्थ के अंदर होते हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे जो क्रैक होते हैं, अगर वहीं पे रिलीज हो जाए एनर्जी का, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक जो फॉल्ट होता है उसमें क्या आता है, शार्प ब्रेक आता है। फॉल्ट जो मैं बात करूँगा फॉल्ट की, वो क्या होता है, शार्प ब्रेक होता है। तो इसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी। तो फॉल्ट क्या होता है, अ शार्प ब्रेक, अ शार्प ब्रेक, ठीक है। अब फॉल्ट जो होता है ना, बेसिकली वो क्या करता है, मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी। इतना क्लियर है।
अब होता क्या है ये, अभी होता क्या है कि अभी बताता हूँ मैं आपको होता क्या है इसमें। इसमें होता ही है, मुझे वही नीचे कर रहा था, फिर मुझे लगा मैं वन नोट में बना रहा हूँ, सो इसलिए सॉरी, इसलिए ठीक है। अब फोल्ड क्या होता है, मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट दैट पॉइंट। अब होता क्या है इसके बाद कि बिकॉज ऑफ ओवरलाइंग रॉक, मतलब जो इसके ऊपर रॉक होती है, उस फॉल्ट के ऊपर जो रॉक है, ओवरलाइंग रॉक स्टार्ट प्रेसिंग देम, वो क्या करती है, जो ऊपर है वो प्रेस कर रही है उसे, ठीक है, प्रेसिंग, सॉरी, प्रेसिंग प्रेसिंग देम। एंड जो फ्रिक्शन है, अब मैं इसको कहाँ बनाऊँ, नेक्स्ट पेज खाली है क्या, नहीं सॉरी गाइज। तो अब के मैं यहाँ देख लेता हूँ, ठीक है, प्रेसिंग देम, एंड जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, लॉक कर देता हूँ उनको, एंड फ्रिक्शन लॉक। अब जो दो दरारें बनी थी उनके ऊपर क्या है, बहुत सारे रॉक है और वो उनको लॉक कर दे रहा है, मतलब वो अब अलग अलग नहीं जा रहे हैं। अब होता क्या है, एक टाइम पे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जो टेंडेंसी है किसकी, जो टेंडेंसी है अपार्ट होने की, मतलब दूर जाने की, जो अपोजिट डायरेक्शन में दूर जाने की टेंडेंसी है, वो क्या होती है, एक टाइम के बाद ओवरकम कर लेती है उस फ्रिक्शनल फोर्स को, और वो क्या होते हैं, दूर होने लगते हैं। तो इसी की वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक भी आता है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद का मैं जरा इसे मिटाने के बाद बताता हूँ आपको, ठीक है। होता क्या है इसके बाद, इसके बाद होता है एक जादू, जिसको हम कहते हैं अर्थक्वेक, है ना। जादू तो नहीं होता वो, ठीक है, अभी टेक्टोनिक प्लेट में पता चलेगा वो भी क्या होता है उसके बाद, है ना। तो ये कंटिन्यू करेंगे हम, फ्रिक्शन लॉक्स देम एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम पॉइंट द टेंडेंसी of moving apart is more than the friction, and they get deformed, मतलब ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, they get deformed and energy released, और जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, एंड उसी को हम कहते हैं शेकिंग ऑफ अर्थ। होता क्या है देखो, जैसे अगर मैं मान लूँ ये लिथोस्फेयर है, ठीक है, अब इसके अब लिथोस्फेयर है ऊपर, अब अंदर एक फॉल्ट है, मान लो ऐसा एक क्रैक सा, ठीक है, शार्प ब्रेक। अब इसके इसी पॉइंट पे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बट जो ऊपर ही क्या है, रॉक्स हैं, जो ये जो रॉक्स हैं इसको प्रेस कर रहे हैं, और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या कर रहा है, उन दोनों को रोक के रख रहा है कि भाई दूर मत जाओ, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी है, ये फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाती है। तो मूविंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, फ्रिक्शन से, टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है फ्रिक्शन से, देन क्या होता है, ये दूर दूर हो जाते हैं और जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, इसलिए क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो इसलिए मैंने ये लिख के समझाना ज़्यादा सही समझा देन वैसा, ठीक है। अब देखो अब मैं बात बताऊं आपको एक और, बहुत सारी चीज़ें जो हमने बचपन में भी पढ़ी हैं, कि एक पॉइंट जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कह देते हैं। तो फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, जहाँ पे एट पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज, रिलीज्ड, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, फोकस। और जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, फोकस को एक और नाम से जानते हैं, हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोसेंटर, ठीक है, ये तो पता ही होगा ना, हाइपोसेंटर, ठीक है। अब जो एनर्जी है वो क्या है, हर डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, और सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो होता है, टू द फोकस, अगर ये फोकस है, ठीक है, अगर ये फोकस है तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या ये है ना। तो इसको ही हमने क्या बोल दिया, एपिसेंटर। क्या बोल दिया, एपिसेंटर क्यों बोल दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शॉक है वो यहीं लगेगा ना, क्योंकि सबसे पास है ये वेव, सबसे पहले ट्रेवल करेगी एपिसेंटर पे। सो द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज नोन एज एपिसेंटर। क्लियर है अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में अब आगे जानेंगे, अर्थक्वेक वेव्स में, है ना, अर्थक्वेक वेव्स में, ठीक है। अब अर्थक्वेक वेव में क्या है ना, कि अर्थक्वेक वेव क्या है, अर्थ की लेयर्स में ही तो ट्रैवल करती है, और कहीं तो करती नहीं है, ठीक है। जो अर्थ की लेयर्स हैं वो 3 हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, लेकिन अभी इस समय सिर्फ ये नोट कर लो कि लिथोस्फीयर जो है वो उस पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, जो कि क्या है, 0 से लेकर के 200 किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है, 200 किलोमीटर अंदर तक की, सिर्फ उसको कहते हैं हम लिथोस्फीयर, जहाँ पे अर्थक्वेक वेव हम बात करें तो आती हैं। अब अर्थक्वेक वेव को नापने का काम किसका है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या है, उसको नापते हैं, मतलब कितनी इंटेंसिटी की आई है, जो भी आई है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ एक ग्राफ होता है जिसपे जो रिकॉर्ड है वो चढ़ता है, ठीक है। तो आपकी डायग्राम में भी दिख रखा होगा कि भाई किस तरीके से वो हो रहा है। अब अर्थक्वेक वेव जो होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, बता चुका हूँ मैं आपको, बॉडी वेव्स
and surface waves. So earthquake wave are of two type, body waves and surface waves. A body wave are generated due to the release of energy at the focus and move in all direction traveling through the body of the earth. तो जब तक जो हम बात करें क्या है, एनर्जी है वो बॉडी ऑफ द अर्थ में है, मतलब अंदर ही अंदर है, तब तक हमने उसे क्या बोल दिया, बॉडी वेव्स, इसलिए तो उसका नाम भी क्या है, बॉडी वेव्स. जब तक बॉडी के अंदर है वेव्स तब तक बॉडी वेव्स. बट when the waves interact with the surface rocks and generate a new set of wave called surface waves. तो जैसे ही वो waves जो है वो surface पाएंगे, हमने उसको नाम दे दिया क्या, surface waves. और these wave move along the surface. और यही wave हैं जो क्या करती हैं, surface के साथ साथ चलती हैं. इतना क्लियर हो गया. अब मैंने पेज खाली छोड़ा है आपको ये बताने के लिए कि सरफेस वेव तक हो गया ना. अब सरफेस वेव की हम बात करें, जो वेलोसिटी है जो वेव्स की वो चेंज होती रहती है जैसे ही वो क्या, जैसे देखो 3 लेयर्स होती हैं, मैं जरा आपको बना के भी दिखा देता हूँ. ठीक है, अंदर वाली क्या है, कोर, इनर कोर आउटर कोर दोनों, ये क्या है. फिर हम बात करें तो मेंटल, एंड उसके ऊपर वाली क्या है, क्रस्ट है. अब जैसे मान लो मेंटल में ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, मेंटल में, अब ये क्या होगा, जैसे ये ऊपर जाएगा, इसको बहुत डिफरेंट तरह की, कहीं लिक्विड है कहीं सॉलिड है, तो हर जगह जब भी हो जाएगा तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, चेंज होगी, जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक है, अब जितना ज़्यादा डेंसर मटेरियल होगा, सो हमें एक बात याद रखेंगे, डेंसर द मटेरियल हाइयर द स्पीड. जितना ज़्यादा डेंसर मटेरियल होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्पीड होगी, हाइयर द स्पीड. क्लियर है इतना. तो डेंसर द मटेरियल द हाइयर द वेलोसिटी है, स्पीड जो भी आपको बोलना है. ठीक है, अब उनकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी. आपको ये तो पता होगा जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट भी करती हैं और रिफ्रैक्ट भी करती हैं. रिफ्लेक्ट मतलब कि वहां से आके रिफ्लेक्ट हो जाना, मतलब किसी और डायरेक्शन में. रिफ्लेक्ट मतलब उसी के आगे चलते रहना, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आता है डायरेक्शन के अंदर. तो रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में दोनों में ये आता है चेंज इन डायरेक्शंस बोल लो या जो भी बोलना है आपको. डायरेक्शन में भी चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, हर चीज थोड़ा सा चेंज आ जाता है. ठीक है, तो वेव्स क्या है, रिफ्लेक्ट भी करती हैं, रिफ्रैक्ट भी करती हैं. सो देयर इज चेंजेस. ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे बात आती है कि बॉडी वेव्स की. सो बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप, मैंने बताया था आपको. ठीक है, तो कौन कौन सी, प्राइमरी वेव्स जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पी वेव से जानते हैं. एंड बात आती है अब सरफेस वेव्स की, सॉरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव. सेकेंडरी वेव जिसको हम जानते हैं एस वेव के नाम से. ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव. अब होता क्या है ये ध्यान से देखना. ठीक है, पी वेव जो होती है वो क्या होती है, फास्टर होती है देन द एस वेव. तो फास्टर होती हैं और सबसे पहले अराइव करती हैं एट द सरफेस, अराइव फर्स्ट एट द सरफेस. ठीक है, अब जब पी वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर टू द साउंड वेव, ये चीजें याद रखना, साउंड वेव्स. और ये जो होती हैं क्या करती हैं, दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड ऑल्सो. तो ये तीनों में ही ट्रेवल कर सकती हैं, तीनों में, गैसेस में, लिक्विड में और सॉलिड मटेरियल में भी. इतना क्लियर है. अब जो एस वेव है वो क्या करते हैं, थोड़े समय के बाद अराइव करते हैं. सो अराइव्स लेट, या हम बोले आफ्टर सम टाइम. ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद आते हैं ये कहाँ पे, सरफेस पे. ठीक है भाई, इतना क्लियर है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. और ये जो ट्रेवल करती हैं सिर्फ कहाँ पे करती हैं, सॉलिड मटेरियल से, ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड मटेरियल्स. ठीक है, अब लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक है एस वेव की वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि ये मदद करता है क्या करने में, स्ट्रक्चर बताने में. देखो एस वेव क्या है, सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल करती है. अब हमें पता चल सकता है कि कहाँ कहाँ पे जो अर्थ है वो सॉलिड है, कहाँ कहाँ पे वो लिक्विड है. तो इसलिए एस वेव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के लिए. क्लियर हो रहा है इतना. ठीक है, क्लियर है इतना. अब बात आती है किसकी, कि जो सरफेस वेव है ये क्या है, सबसे लास्ट में रिपोर्ट होती हैं किस पे, लास्ट रिपोर्टेड ऑन सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ में अगर सबसे लास्ट में कोई वेव है जो रिपोर्ट होती है वो होती है एस वेव. क्या होती है, एस वेव. अब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, इतनी बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही. और अगर एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँ वो ये कि जो एस वेव होती हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, एस वेव से आता है डिस्ट्रक्टिव वेव. ये क्या करती है, रॉक्स को डिस्प्लेस कर देंगी, मतलब कोलैप्स आएगा सबसे ज़्यादा किसकी वजह से, एस वेव की वजह से. सो एस वेव आर द मोर डिस्ट्रक्टिव देन द
पी वेव्स, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा हम बात करें डिफरेंशिएशन था, क्वेश्चन बन सकता है इनमें से, इसलिए प्लीज ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक था जो शायद इसमें मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसको मिटा के लिखें या फिर चलो कोई बात नहीं, आगे याद दिला देना मुझे, ठीक है। क्या क्या रह गया है? प्रोपागेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, कि किस तरीके से जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो प्रोपागेट करती हैं अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं खास, पी वेव्स जो है वो क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव जाते हैं, ठीक है। मतलब हम बात करें तो, और जो बाकी की 3 है वो क्या है, परपेंडिकुलर जाती हैं। तो ये मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। मुझे याद दिला देना बस एक बार। याद कैसे दिलाओगे, लाइव सेशन तो है नहीं, तो मैं खुद याद रखूंगा और पक्का आपको बता दूंगा। और नहीं बता पाता हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, जब इसके एमसीक्यू कराऊंगा देन मैं वो पहले डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अगर भूल जाता हूँ तो बाय सम मिस्टेक, ठीक है, लेकिन होगा नहीं ऐसा, भरोसा है मुझे खुद पे, ठीक है। अब बात आती है एमरजेंस ऑफ शैडो जोन। तो शैडो जोन होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या शैडो जोन होता क्या है। सो शैडो जोन्स आर द एरियाज, या हम बात करें कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। सो दीज आर सम स्पेसिफिक एरिया where the waves are not reported, and this is known as शैडो जोन। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, शैडो जोन, क्लियर है। तो यही कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे जो वेव्स हैं वो अपेयर नहीं होती हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, शैडो जोन बोल देते हैं, क्लियर है इतना, ठीक है। अब शैडो जोन देखो, यहाँ पे डायग्राम मैंने चिपका दिया सीधा सीधा, मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं, सबसे पहले यही मैं डिस्कस कर लूंगा और डायग्राम में ही सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पी वेव शैडो जोन, ठीक है। आपको अगर ये एरिया दिख रहा हो तो ये क्या है, पी वेव शैडो जोन। यहाँ पे पी वेव्स अराइव नहीं करती हैं, क्या नहीं करती हैं, पी वेव्स अराइव नहीं करती हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, एस वेव शैडो जोन, क्या है, एस वेव शैडो जोन, यहाँ पे एस वेव नहीं आती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्या है, इमरजेंसी, यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आया है तो वहां से लेकर के 105 डिग्री तक, 105 डिग्री का दोनों तरफ क्या जाती है, एस वेव जाती हैं, ठीक है, एस वेव जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें, और बाकी पूरा एरिया क्या है, शैडो जोन है, वहां पे एस वेव नहीं आएंगी, सरफेस वेव्स नहीं आएंगी। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो कोर है इसमें क्या है, एस वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। तभी तो हमने बताया ना कि एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती हैं, तो यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर पाई। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो इनर कोर, सॉरी जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड है, इसलिए तो हमें पता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें पता है इसलिए क्योंकि हमें एस वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि यहाँ पे अगर मैं बना दूँ 145 डिग्री और यहाँ पे भी अगर मैं बना दूँ 145 डिग्री, तो ये वाला एरिया ना तो यहाँ पे पी वेव्स आ रही हैं, ना तो यहाँ पे एस वेव्स आ रही हैं, है ही नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों के लिए शैडो जोन वाला एरिया कौन सा है, 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक जितने भी एरिया है वहाँ पे ना तो पी वेव्स आती हैं ना तो एस वेव आती हैं, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँगा सिर्फ पी वेव की, तो पी वेव कहाँ पे नहीं आती है, वहीं नहीं आती जहाँ पे एस वेव नहीं आती है। लेकिन एस वेव क्या है कि 145 डिग्री से लेकर यहाँ तक भी नहीं आती है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। और अगर मैं बात करूँ एस वेव शैडो जोन की, देखो एस वेव अगर शैडो जोन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे बड़ा शैडो जोन है एस वेव। अगर पूछा जाए कि पी वेव शैडो जोन में से और एस वेव शैडो जोन में से कौन सा बड़ा है, तो एस वेव शैडो जोन बड़ा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, 40% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो 40% ऑफ द अर्थ सरफेस है जहाँ पे एस वेव नहीं आती है। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यही था बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था शैडो जोन में। जो बहुत बड़ा पैराग्राफ आपके बुक में दे रखा है वो व्यर्थ है, उसे मत पढ़ना वरना परेशान हो जाओगे, ठीक है। रीड कर लेना, बस खत्म, समझाने का काम मेरा था, समझा दिया, कोई समस्या नहीं होगी अब इसमें, ठीक है। तो वीडियो आधे घंटे की हो चुकी है मेरे हिसाब से तो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें चैप्टर कंप्लीट करना है, शपथ खा के आए हैं आज। अब बात आती है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की। सो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, है ना, 5 तरीके के अर्थक्वेक हैं, हमें पता है। सो मोस्ट कॉमन आर्स, तो पहला अगर मैं बात करूं तो क्या है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। कौन सा है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सो टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है, ये होता क्या है, ये होता है बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। टेक्टोनिक की वजह से, मतलब हम बात करें प्लेट्स के घिसकने की वजह से जो भी होता है उसको हम कह देते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक कह देते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग ऑफ रॉक अलोंग अ फॉल्ट तो लिखा ही नहीं, अलोंग अ फॉल्ट, फॉल्ट हमें पता है क्या होता है, सडन ब्रेक, ठीक है।
सडन ब्रेक बोल लो या फिर क्या बोल लो, शार्प ब्रेक बोल लो, ठीक है, तो मर्जी है आपकी। अब बात आती है किसकी, वॉल्केनिक अर्थक्वेक की। किसकी, वॉल्केनिक अर्थक्वेक की। तो वॉल्केनिक अर्थक्वेक हम बोल सकते हैं इट इज अ टाइप, अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक की। क्या एक स्पेशल क्लास है किसकी, अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक। इसी को हम क्या बोल देते हैं कभी कभी, स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक ही है ये भी, ठीक है। अब होता क्या है, ये सिर्फ उसी एरिया में है जहाँ पे क्या है, दिस आर कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ, कन्फाइंड टू द एरियाज ऑफ एक्टिव वोल्केनो, ठीक है भाई। जहाँ जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो होते हैं वहाँ वहाँ पे वोल्केनिक अर्थक्वेक आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। सी, ठीक है, तो अब आपका है सी, एंड सी इज नोन एज कोलैप्स अर्थक्वेक। इसके बाद आते हैं क्या, कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक है। सो ये उस एरिया में आते हैं जहाँ पे क्या है, माइनिंग एक्टिविटी चल रही हो, वेयर माइनिंग एक्टिविटी हैपनिंग, मतलब जहाँ पे भी माइनिंग एक्टिविटी चल रही हो उसकी वजह से छोटे मोटे ट्रेमर्स आते रहते हैं, ठीक है। डी ऊपर लिख लें, डी, डी इज नोन एज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। मतलब अगर कोई धमाका कर दिया है आपने, किसी वजह से भी हो सकता है, वो न्यूक्लियर धमाका हो सकता है या किसी की टेस्टिंग की वजह से हो सकता है, तो ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो occur due to the explosion of chemical and nuclear devices, due to the explosion of chemical and nuclear devices, ठीक है भाई। ई, ई आती है बात हमारी लास्ट में, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब इससे तो नाम से समझ में आ रहा है ना, जो कि लार्ज रिजर्वायर एरिया वाले में होते हैं, जहाँ पे भी लार्ज रिजर्वायर है, तो उसकी वजह से जब अर्थक्वेक आए तो उसको हम बोल देते हैं क्या, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, सामने आपके टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक, कोलैप्स, एक्सप्लोजन एंड रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। सारे आसान है, कोई ज़्यादा बड़े कुछ खास चीज़ नहीं थी इसमें जो बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है कि पूछ ले कि वॉल्केनोज की वजह से कौन सा होता है, नाम दे देगा, पता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज कोई क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ इससे, लेकिन फिर भी क्या पता आ जाए, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है साफ साफ, तो इसलिए कर लेना भाई। बात आती है कि इसकी मेजरिंग अर्थक्वेक, मेजरिंग अर्थक्वेक। भाई मेजर कैसे कर सकते हैं हम अर्थक्वेक्स को, हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के दो तरीके हैं, आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, या तो इंटेंसिटी देख लो या तो मैग्नीट्यूड देख लो। अब अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो यूज क्या करोगे, रिक्टर स्केल, ठीक है। कौन सा यूज करोगे, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी ना, मैग्नीट्यूड में क्या करोगे, रिक्टर स्केल यूज करोगे, और इंटेंसिटी में मरकाली स्केल यूज करोगे। कौन सा स्केल यूज करोगे, मरकाली स्केल। मरकाली स्केल मतलब किसके नाम पे रखा गया है, इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट है कोई, इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट, तो उनके नाम पे रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम रिक्टर स्केल की, तो मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं नंबर में, रिक्टर स्केल को। एंड अगर हम बात करें तो 0 से 10 के स्केल पे इसे हम नापते हैं, और जो रेंज है इंटेंसिटी स्केल की वो कितनी है, 1 से 12, ठीक है, 1 से 12। तो 0 से कौन सा स्टार्ट होता है, रिक्टर स्केल, और अगर 1 से स्टार्ट कौन सा होता है तो मरकाली स्केल। तो बस इतना याद रखना है, हो गया मेजरिंग अर्थक्वेक खत्म। तो दो तरीके से नाप सकते हैं, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड से नापेंगे तो रिक्टर स्केल, अगर इंटेंसिटी से नापेंगे तो मरकाली स्केल, एंड देन 0 से 10, एंड हम बात करें तो 1 से 12। सिर्फ इतना ही था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बात आती है किसकी, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक की। भाई व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, क्या क्या इफेक्ट्स हैं अर्थक्वेक के। सो बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है भाई, 12 इफेक्ट है, ठीक है। कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 की 12 लिखवाना जरूरी है, नहीं मैं बोल देता हूँ, रीड कर देता हूँ, आपके पास बुक होगी चेक कर लेना। ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड, हम बात करें तो सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेज, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड फ्रॉम डैम एंड लीव फेलियर्स, ठीक है, लेवी फेलियर्स, फायर्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, हम बात करें तो फॉलिंग
ऑब्जेक्ट एंड सुनामी। अब जो पहले 6 हैं वो क्या है, लैंड फॉर्म से रिलेटेड है। फर्स्ट 6 आर रिलेटेड टू द लैंड फॉर्म एंड लास्ट 6 आर रिलेटेड टू द मैन एंड प्रॉपर्टी बेसिकली। ठीक है, वो क्या है, इमीडिएट कंसर्न है लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए। अब जो इफेक्ट है ना किसका, सुनामी का, सुनामी मैंने यहाँ पे नाम लिया, यस 12th जो था ये सुनामी था, है ना। तो अगर हम सुनामी की पर्टिकुलरली बात करना चाहें तो सुनामी क्या है, द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड ओनली अक्वर इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर इज बिलो ओशियनिक वाटर। अगर जो सुनामी है वो कब आती है, सुनामी इज बेसिकली अर्थक्वेक जिसका एपिसेंटर कहाँ हो, एपिसेंटर कहाँ हो, बिलो ओशियनिक वाटर। सो बेसिकली सुनामी इज रेफर्ड एज द ट्रेमर हुज एपिसेंटर इज बिलो ओशियनिक वाटर। तो सिंपल यही है। और मैग्नीट्यूड क्या हो, इसके लिए कंडीशन भी है कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मैग्नीट्यूड विल बी हाई, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे, अदरवाइज छोटे मोटी चीज़ों से नहीं होता है। तो सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। तो ये क्या है, बेसिकली वेव है या अर्थक्वेक नहीं होता है। बेसिकली होता क्या, जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये सुनामी आने वाली है, तभी तो हमें पता चलता है ना सुनामी आने वाली है, इसलिए हम उधर रेड अलर्ट जारी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया सुनामी का भी किस्सा कि सुनामी क्या है, बेसिकली एक ट्रेमर ही है, ट्रेमर मतलब अर्थक्वेक ही है, जिसका जो एपिसेंटर है वो कहाँ होना चाहिए, बिलो ओशियनिक वाटर होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 5 होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकोरेंस, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी से आते हैं। तो बेसिकली जो बड़े होते हैं, मतलब जो हम बात करें तो आते ही रहते हैं, इनका काम ही है आना। मतलब हम बात करें अगर मेजर अर्थक्वेक्स की, मतलब जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो तो साल 1 साल 2 साल में एक बार आते हैं, अक्वर वंस ओनली। ठीक है, बट जो माइनर ट्रेमर्स होते हैं, माइनर ट्रेमर्स मतलब माइनर क्वेक्स, वो क्या होते हैं, हर सेकेंड हर मिनट आते हैं, एवरी मिनट, पता ही नहीं चलते ना क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। इतना क्लियर है भाई। अगर हाई मैग्नीट्यूड का है तो हैवी डैमेज आएगा उसको, लाइफ प्रॉपर्टी वगैरह। लेकिन अगर छोटे छोटे ट्रेमर की बात करें तो आते रहते हैं हर मिनट, उसकी कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की। भाई बेसिकली जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जिसके लिए इतनी लड़ाई अभी तक हमने की है, तो वो कैसा है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कैसा है। 3 लेयर्स होती हैं, हमें पता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। ठीक है, द कोर, 3 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर रखा है ना। जो क्रस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो क्रस्ट क्या है, बेसिकली आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है। ये क्या है, बेसिकली ब्रिटल है नेचर में, क्या है, ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, और जो थिकनेस है वो क्या करती है, वेरी करती रहती है। थिकनेस क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। क्यों करती रहती है आइए बताते हैं हम आपको, थिकनेस वेरीज। अब होता क्या है, मान लो ये क्या है, क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर क्या होते हैं, माउंटेन्स भी होते हैं, है ना, है ना। क्रस्ट के पास यहाँ फिर अगर जाओगे तो ओशियनिक वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से पानी भी आ गया। ठीक है, तो जो क्रस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओशियनिक क्रस्ट एंड कंटिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, जो कंटिनेंटल क्रस्ट है उसकी हाइट क्या है, 70 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक जा सकता है ये। ठीक है, मतलब एवरेज हाइट जो है वो 70 किलोमीटर है ना। क्यों है, क्योंकि देखो ये माउंटेन्स आ गया तो ये क्रिस्टल क्या होगी, बड़ी हो गई, यहाँ पे 70 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी अब। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे छोटी सी है, वही 30 किलोमीटर के आसपास। और मैं अगर ओशियनिक वाटर की बात करूँ तो ओशियनिक मान लो यहाँ पे होगी, तो ये तो बहुत ही छोटी हो गई। तो इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं किसमें, हाइट, मतलब हम बात करें तो थिकनेस में। थिकनेस वेरी करती है किसकी, क्रस्ट की। तो एक ही लेयर है ऐसी हमारे पास पूरे अर्थ में जिसकी जो वो थिकनेस है वो वेरी करती रहती है, जो जिसका नाम है क्या, क्रस्ट। जो मीन थिकनेस है ओशियनिक क्रस्ट की, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। तो कंटिनेंटल क्रस्ट की अगर मैं बात करूं, कंटिनेंटल क्रस्ट की, तो क्रस्ट की जो एवरेज है वो कितना है, 30 किलोमीटर। जैसे ही मैंने बताया 70 किलोमीटर भी हाइट हो सकती है उसकी, थिकनेस हो सकती है उसकी। और ओशियनिक क्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो ओशियनिक क्रस्ट की तो 5 किलोमीटर इज द एवरेज थिकनेस। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस है। अब मैं बात करूं अगर इसकी, तो ये हैवियर रॉक से बनी है, दिख रहा है ना सबको, नीचे तक जा रहा हूं मैं थोड़ा सा,
हैवियर रॉक्स से बनी है, ठीक है। अब हैवियर रॉक्स मतलब डेंसिटी कितनी होनी चाहिए इनकी, सो डेंसिटी है इसकी कितनी, लिखा हुआ है बुक में आपके 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं बात, ये है किसकी, ओशियनिक की, लेकिन अगर मैं बात, सॉरी ये है क्रस्ट कंटिनेंटल की, और ओशियनिक की अगर मैं बात करूँ तो ओशियनिक की कितनी है, ओशियनिक की कितनी है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। क्लियर हो गया था क्रस्ट के बारे में। अब बात आती है किसकी, द मेंटल की, ठीक है। द मेंटल की, अब जो एरिया है बियॉन्ड क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे जो एरिया है उसको हम बोलते हैं क्या, मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल। अब मैं अगर लेयर बनाना चाहूँ तो मान लो अगर ये क्रस्ट है तो इसके बाद क्या आती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्या आती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। सो मोहो डिसकंटिन्यूटी इज द डिसकंटिन्यूटी विच सेपरेट क्रस्ट विद द मेंटल, जो क्या करती है क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती है। और जो डेप्थ है, जो डेप्थ है किसकी, मेंटल की, कितनी है वो डेप्थ, कितनी है मेंटल की, 2900 किलोमीटर, कितनी है 2900 किलोमीटर। एंड द एरिया, एंड द एरिया अबव, हम बात करें तो जो अपर मेंटल का एरिया है, एंड द अपर मेंटल का जो एरिया है वो कितना है, मतलब उसको किस नाम से जानते हैं हम, एस्थेनोस्फेयर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, एस्थेनोस्फेयर को नाम से, किस नाम से जानते हैं, एस्थेनोस्फेयर के नाम से। और एस्थेनो मतलब क्या होता है, एस्थेनो मतलब क्या होता है, एस्थेनो मतलब वीक, वीक मतलब हम बात करें तो ये क्या है, पार्शियल सॉलिड है, क्या है, पार्शियल सॉलिड है, मतलब ये पूरा सॉलिड नहीं है, ये एक तरह से हम बात करें तो दलदल की तरह है, पार्शियल सॉलिड। समझ में आ गया, मैं आपको फोटो लगा दूंगा जहाँ पे मैंने मोर डिसकंटिन्यूटी रखा है, यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना जिस हिसाब से क्लासिफिकेशन हो रखा है। अच्छा, सबसे बेस्ट फोटो जो आपको समझ में आ जाए फोटो देखते ही, ठीक है। तो ये है एस्थेनो मतलब क्या होता है, वीक, और ये कहाँ तक है, अप टू 400 किलोमीटर। एस्थेनोस्फेयर क्या है, अप टू 400 किलोमीटर तक है। इसका मेन, अब क्या है कि मेन काम क्या है इसका, मैग्मा बनाना बेसिकली, है ना। मेन सोर्स हम बात करें जो भी है इसका क्या है, मैग्मा, जो कि ऊपर तक आता है, ठीक है। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी क्या है, हाइयर है किससे, क्रस्ट से, डेंसिटी इज हाइयर देन द क्रस्ट एंड द डेंसिटी इज 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं तो जो अपर मेंटल है, क्या है, अपर मेंटल प्लस क्रस्ट, दोनों मिला के क्या बनते हैं, लिथोस्फेयर, क्या बनते हैं, लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या है, अपर मेंटल प्लस क्रस्ट, क्योंकि हमने देखा कि जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है कंटिनेंटल क्रस्ट की हो सकती है 100 किलोमीटर मान लो, लेकिन हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर क्या है 200 किलोमीटर तक है। देख लो ना, अभी देखो सबूत दिखाता हूँ मैं आपको, मैं पढ़ा के आया हूँ, देखो ये रहा 200 किलोमीटर है ना, ये रहा। तो हमें पता चल गया कि जो अपर मेंटल है और जो क्रस्ट है उसको मिला के ही क्या बनता है, लिथोस्फेयर बनता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। हम बात करते हैं अब कोर की, कोर के लिए तो जगह ही नहीं बची सर, तो कोर हम करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। द कोर, किसी को कोई आपत्ति है तो प्लीज़ कमेंट में कर दो, तो हम वही एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे अगली बार से, ठीक है। सो एज इंडिकेटेड अर्लियर, तो हमने जैसे पीछे देखा कि जो अर्थक्विक वेव्स हैं, जो अर्थक्विक वेव्स हैं वो क्या हैं, कोर को पास नहीं करती। कौन सी वेव, एस वेव्स। तो हमें पता चल गया क्या, मैंने वही बता दिया था ना आपको, एस वेव जो है वो कोर को पास नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि जो कोर का जो आउटर पार्ट है वो क्या है, लिक्विड है, और एस वेव जो है वो लिक्विड से ट्रेवल नहीं करती है। तो आउटर कोर क्या है हमारा, लिक्विड है। हमने यहाँ से पता कर लिया इनर कोर, मतलब कोर के दो पार्ट हैं, बात करें तो आउटर कोर, एक सेकेंड, आउटर कोर एंड इनर कोर, है ना। आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, इज इन लिक्विड स्टेट, एंड मैं बात करूँ अगर इनर की तो दिस इज इन सॉलिड स्टेट। क्लियर है भाई इतना, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया। और 2900 किलोमीटर के नीचे वाला पार्ट जो भी है, क्योंकि 2900 किलोमीटर तक तो क्या है, मेंटल है, उसके बाद वाला पार्ट क्या है सारा, हम बात करें तो पूरा पूरा किसका है, कोर का है। अब जो डेंसिटी है कोर की, जो डेंसिटी है कोर की वो कितनी है, ये 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम नाइफ लेयर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, नाइफ लेयर। नाइफ मतलब Ni मतलब निकल, आयरन मतलब, सॉरी Fe मतलब आयरन, ठीक है। सो निकल आयरन से मिलके बनी है, इसलिए हम इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं, निकल भी, आयरन नाइफ भी बोल देते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा फंबल हो रहा है, तो इसलिए हम इसे नाइफ लेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब आती है बात किसकी, वोल्केनोज एंड वॉल्केनिक
लैंड फॉर्म्स की, ठीक है, किसकी, वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंड फॉर्म। तो अगर मैं आपको आपके सिलेबस की बताऊं तो उसमें सिर्फ वॉल्केनोज लिखा है एंड लिखा है क्या, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो बात इतनी सी है सर कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनो और वॉल्केनो अगले चैप्टर में जब हमें पूरा कवर करना ही है तो हम इस चैप्टर में क्यों करें। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब हमें टाइप ऑफ वॉल्केनो और जो वॉल्केनो के जितने भी समस्या है वो सारी जब हमें अगले चैप्टर में डिस्कस करनी है तो हम अभी डिस्कस क्यों करें, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना, सीधी सी बात है ना। तो हम अगले में करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज पढ़ना है अगले चैप्टर में, तो अगले चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको यही बता दिया ना। अगर आप यहाँ पे वोल्केनो पढ़ने आए थे तो गाइज प्लीज़ सॉरी, 2-3 दिन वेट और करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वोल्केनो और उसके टाइप्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा कब, इन द नेक्स्ट वीडियो और मे बी इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, सो चलते हैं अब। धन्यवाद इतना आपने देखा हमारे लिए, समय निकाला अपना कीमती, सो थैंक यू एंड बाय बाय एंड बी सेफ प्लीज़ यार, कोरोना बढ़ रहा है फिर से। ठीक है, तो थैंक यू एंड बाय बाय।